गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले लेक्चर में हमने मिनरल अपटेक को देख रहे थे कि मिनरल्स का अपटेक किस प्रकार से होता है। तो उसमें नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि खनिज लवणों के जो अवशोषण की क्रियाविधि है, वो खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि कौन कौन सी है और किस प्रकार से खनिज लवणों का अवशोषण होता है, कैसे मिनरल्स का अपटेक होता है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो अवशोषण क्या होता है। तो यहाँ पर जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, इन मिनरल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, क्योंकि सेल वॉल का तो यहाँ कोई रोल है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो अवशोषण हो रहा है या बाहर से अंदर की तरफ जो इन मिनरल्स को लिया जा रहा है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाहरी वातावरण से या विलयन से खनिज लवणों को अंदर लेने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस यहाँ पर क्या कहलाएगी? अवशोषण कहलाएगी। अब जो ये अवशोषण की प्रक्रिया है, ये अवशोषण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो होती है ऊर्जा खर्च करके और दूसरी होती है बिना ऊर्जा खर्च करे। तो इनको हम दो रूपों में बांटते हैं। यह दो प्रकार से होती है। फर्स्ट, निष्क्रिय खनिज लवण अवशोषण विधि, और दूसरी होती है सक्रिय खनिज लवण अवशोषण विधि। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहां से इन दोनों विधियों के द्वारा मिनरल्स का अपटेक किया जाता है, मिनरल्स को अंतर्ग्रहित किया जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं कि निष्क्रिय लवण अवशोषण विधि क्या है। तो यहाँ पर जो निष्क्रिय लवण अवशोषण विधि है, जैसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ जितना भी आयन विनिमय होगा या आयंस का अवशोषण होगा, वो कैसे होगा? बिना ऊर्जा खर्च किए। तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर बिना ऊर्जा खर्च किए हो रहा है, तो फिर ये विनिमय कैसा होता है? विसरण सांद्रता या प्रवणता के अनुसार, विसरण सांद्रता या प्रवणता के अनुसार। विसरण का नियम क्या कहता है? विसरण क्या कहता है कि अगर हमने फर्स्ट में विसरण प्राशन पढ़े हैं कि अगर किसी भी कोने में ले जाकर के इत्र की बोतल को खोल दें, तो वो स्मेल तब तक पूरे रूम में या उस वातावरण में फैलेगी जब तक वहां पर उसका जो कंसंट्रेशन है वो समान नहीं हो जाए। तो अपनी उच्च सांद्रता से अणु अपनी निम्न सांद्रता की ओर तब तक गमन करते हैं जब तक उनमें समन्वय स्थापित नहीं हो जाता है, साम्य स्थापित नहीं हो जाता, मतलब कि अणुओं की संख्या समान नहीं हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये भी विसरण सांद्रता है या विसरण प्रवणता है, ये भी यही कह रही है कि यहाँ पर जो अवशोषण होगा, वो अवशोषण इसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि जो सॉइल सॉल्यूशन है, रूट कहाँ होंगी? जो यहाँ रूट प्रेजेंट है, ये रूट होंगी सॉइल सॉल्यूशन में, और इस सॉइल सॉल्यूशन में क्या उपस्थित होंगे? आयंस या एटम्स, या तो अणु या आयन। तो यहां सांद्रता अधिक होगी, यहां मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी और यहां अंदर मिनिमम कंसंट्रेशन होगी, इधर अधिक और इधर कम। तो यहां विसरण के नियम अनुसार आयंस या अणुओं का अभिगमन होगा, इधर से आयंस या अणु इधर जाएंगे।
तो इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट थे क्रिस और रॉबर्ट्सन। क्रिस और रॉबर्ट्सन, इन्होंने एक प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया कि सेल को ले जाकर के ऐसी सॉल्यूशन में रख दिया जहां आयंस या जो एटम्स थे उनकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा। तो यहां से ये आयंस और एटम्स कहां गए, कोशिका के अंदर। यहां से ये कोशिका के अंदर गए। इसको ले जाकर के वापस के ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहां आयंस और एटम्स क्या थे, कम। तो ये कोशिका से यहां पर बाहर निकलने लग गए। तो इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर जो आयंस और एटम्स का जो अधिग्रहण होता है, अवशोषण होता है, अपटेक जो होता है, वो सांद्रता, विसरण सांद्रता के अकॉर्डिंग होता है या विसरण प्रवणता के अकॉर्डिंग होता है। सांद्रता जिधर ज्यादा है उधर से मूव किधर करेंगे, कम की तरफ। और इसीलिए इसको हम क्या करें, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसीलिए यहाँ किसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही, हमको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अगर ऐसा नहीं हो, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए, तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो होगा फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, जो निष्क्रिय लवण अवशोषण की जो विधि है, वो निष्क्रिय लवण अवशोषण की विधि को विभिन्न सिद्धांतों के अकॉर्डिंग समझाया गया था। विभिन्न यहाँ पर सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें हम फर्स्ट सिद्धांत देखते हैं, विसरण सिद्धांत। विसरण सिद्धांत। विसरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि यहां पर जो अणु और आयन है, बाहर ये सेल वॉल, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से सटी हुई होती है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां बाहर से जो आयंस हैं या जो एटम्स हैं, वो बाहर से ये तो अवरोध करेगी नहीं। अभी पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर सेल वॉल तो कोई भी अवरोध करेगी नहीं। तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं करेगी, तो ये आयंस और एटम्स क्या होते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के मध्य एकत्रित हो जाते हैं और इसको बोलते हैं हम द्विक स्थान। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के मध्य जो स्थान प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम द्विक स्थान। तो विसरण के नियम अनुसार बाहर सांद्रता अधिक है और अंदर सांद्रता कम है। विसरण के नियम अनुसार ये एटम्स और आयंस बाहर से आकर के इन द्विक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के मध्य एकत्रित हो जाते हैं, द्विक स्थान पर आकर के एकत्रित हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या प्रेजेंट है अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, चयनात्मक। यहां द्विक स्थान में सभी प्रकार के लवण प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब जो अवशोषण का कार्य था वो तो हो गया। किसके अकॉर्डिंग, विसरण के अकॉर्डिंग, विसरण प्रवणता के अकॉर्डिंग, विसरण सांद्रता के अकॉर्डिंग। बाहर सांद्रता अधिक थी और अंदर सांद्रता कम थी। तो रूट से आयंस और एटम्स कहां चले गए, सेल के अंदर पहुंच गए। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, विसरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग लवण। यहाँ पर जो मिनरल्स हैं इनके अंतर्ग्रहण। अब ये आगे की जो प्रोसेस है जो द्विक स्थान से होगी, ये यहाँ पर अलग प्रकार से होती है। क्यों, क्योंकि ये चयनात्मक मेम्ब्रेन है। अब यहाँ जिनकी आवश्यकता होगी उनको अंदर ले लिया जाएगा और जिन एटम साइंस की आवश्यकता नहीं होती है उनको यहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ तक की प्रोसेस जो होती है द्विक स्थान तक की,
ये विसरण के द्वारा होती है। एक और वर्ड आता है सुगमित विसरण। सुगमित विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सुगमित विसरण क्या होता है? बहुत सारे ऐसे आयंस और एटम्स होते हैं, यहां से तो आ जाते हैं क्योंकि यहां बैरियर नहीं है, लेकिन यहां से आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे ये मूव नहीं कर पाते। आवश्यकता है पर मूव नहीं कर पा रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो यहां क्या होता है? यहां कुछ वाहक प्रोटीन होती है, वाहक प्रोटीन होती है, और ये वाहक प्रोटीन शटल का कार्य करती है। वाहक प्रोटीन शटल का कार्य करती है। शटल मतलब ट्रेन। जैसे ट्रेन क्या करती है, एक स्टेशन पर या जंक्शन पर आई, पैसेंजर बैठे और उनको उनके गंतव्य स्थान तक ले गई, जहां उनका जाना था, स्टॉपेज था, वहां तक लेके गई और वहां जाके वो उतर जाएंगे। तो लाने का भी कार्य कर रही है और ले जाने का भी कार्य कर रही है। सेम वैसे ही वाहक प्रोटीन क्या करती हैं कि जो आवश्यक आयंस होते हैं या एटम्स होते हैं वो आकर के इस प्रोटीन से चिपक जाते हैं। ये यहां चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद में ये जहां इनको ले जाना है, कहां ले जाना है? झिल्ली के दूसरी साइड में, क्योंकि इनका स्टॉपेज नजदीक है। तो इस झिल्ली के दूसरी साइड में जब इनको ले जाना है तो यहां ये चिपक जाएंगे और चिपक के या तो ये रोटेट हो जाएगी, पूरी की पूरी रोटेट हो जाएगी, या फिर यहां से ये अणु और आयन यहां पर आगे की तरफ खिसक जाएंगे। कोई सी भी प्रोसेस हो सकती है। तो ये वाहक प्रोटीन से चिपक करके कहां चले जाते हैं? दूसरी ओर। तो यहां ये किसका कार्य कर रही है? शटल का कार्य कर रही है। अब यहां पर भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा को यहां पर यूज नहीं किया जा रहा। ये जो विशेष प्रकार की वाहक प्रोटीन जो होती हैं, ये वाहक प्रोटीन इन अणु और आयंस को दूसरी ओर ले जाके छोड़ देंगी। तो यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हुई। तो विसरण चाहे नॉर्मल विसरण हो चाहे सुगमित विसरण हो, इस विसरण सिद्धांत के अनुसार यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होगा और वहां द्वितीय स्थान पर आकर के अणु क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे और वहां से फिर उनकी आवश्यकता के अनुसार अंदर की तरफ वहां उनका आना जाना मेम्ब्रेन के जरिए फिर होता रहेगा। और अगर वहां भी आवश्यकता हुई तो फिर वहां पर सुगमित प्रकार का विसरण होता है, कैरियर्स के द्वारा वहां पर विसरण अणुओं का होता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। यहां पर निष्क्रिय खनिज अवशोषण को समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत को दिया गया था, उसमें आता है सेकंड, द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो अणु या आयंस का जो अवशोषण होता है, वो अणु और आयंस का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन की जो रिएक्शन है या वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उससे कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होता है। तो यहां द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत को क्रैमर, रसेल और बाथर, इन तीनों ने ही बताया था कि जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो द्रव्यमान प्रवाह है, द्रव्यमान प्रवाह मतलब
कि जो जल का अवशोषण है, इस जल के अवशोषण के साथ में यहां पर साल्ट का भी अवशोषण होता है, आयंस और एटम्स, इनका भी यहां अवशोषण होता है। अगर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बढ़ा दिया जाए तो यहां आयंस और एटम्स का भी अवशोषण बढ़ जाता है। इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे लोपुसेंकी। लोपुसेंकी ने क्या किया, P32 और कैल्शियम 48, फास्फोरस 32 और कैल्शियम 48 दोनों ही कैसे होते हैं, रेडियोधर्मी। ये दोनों रेडियोधर्मी हैं और इनका यूज किया, इनको क्या कर दिया, सॉइल के अंदर छोड़ दिया। जब यहां पर बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ गई, बाष्पोत्सर्जन की रेट बढ़ गई, तो यहां पर आयंस का अवशोषण भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन्होंने बताया, क्योंकि पीछे रेडियोधर्मी पदार्थों को आराम से हम नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो रेडियोधर्मी जो तत्व थे, बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने पर ये सीधे जाइलम के जरिए कहां पहुंच जाते हैं, रूट से शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, रूट से शीर्ष तक सीधे पहुंच जाते हैं। इसके साथ में जल के प्रवाह के साथ, जैसे जल का अवशोषण होता है तो इसके साथ साथ में इनका भी अवशोषण हो जाता है और ये सीधे रूट से शीर्ष तक पहुंच जाते हैं। ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर भी निर्भर करते हैं। अगर बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो यहाँ पर इनका अवशोषण भी अधिक होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ये विसरण प्रवणता के विरुद्ध होती है। यहां संचय और अवशोषण दोनों ही विसरण प्रवणता के विरुद्ध होता है। रूट ने अवशोषण तो कर लिया, इनका अपटेक तो कर लिया, लेकिन ऊपर तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक कैसे पहुंच गए, तो ये इस चीज को समझाने में भी असमर्थ रहे और इस चीज को बताने में भी असमर्थ रहे कि पानी के साथ में इनका अपटेक कैसे हो रहा है। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके जरिए पानी के साथ इनका अपटेक हो रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आयन विनिमय सिद्धांत। थर्ड था आयन विनिमय सिद्धांत। आयन विनिमय सिद्धांत के अनुसार यहां इन्होंने बताया कि जो मृदा होती है, ये मृदा मिशेल कोलाइडी होती है। यहां पर कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं, मृदा में कोलाइडी कण मिल जाते हैं और ये कैसी हो जाती है, मिशेल के रूप में या मिशेली बना देती है। मृदा में जो कोलाइडी कण हैं ये मिशेल के रूप में प्रेजेंट होते हैं और मिशेल जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मिशेल के ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश होता है ऋणायन। तो यहाँ पर जो आयन विनिमय सिद्धांत है, ये आयन विनिमय सिद्धांत बताता है कि अगर रूट को एक्सचेंज करना है, आयन एक्सचेंज करने हैं, तो ये क्या करेंगी, मान लिया ये रूट है, इधर ब्रोमाइड, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन, ये सभी उपस्थित हैं। इधर भी क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ब्रोमाइड, सोडियम आयन, ब्रोमाइड,
और पोटेशियम आयन। क्योंकि आयन विनिमय सिद्धांत में एक चीज समझाई गई थी, समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब ये बाहर सॉइल सॉल्यूशन और ये सेल के अंदर, इनसाइड सेल। अगर यहां पर आयंस का विनिमय होना है तो आयंस का विनिमय कैसे होगा? माइनस आयन माइनस को करेगा, यहां ब्रोमाइड की जगह हम हाइड्रोक्सिल आयन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ब्रोमाइड ही आएगा, यहां हाइड्रोक्सिल आयन भी ले सकते हैं। जो यहां पर क्लोराइड और ब्रोमाइड नेगेटिव आयन हैं, इनको हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा भी रिप्लेस किया जा सकता है। क्लोराइड आयन को ब्रोमाइड आयन रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमाइड आयन को क्लोराइड आयन रिप्लेस कर सकता है, और इन दोनों को हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मिसेली जो होती है वो नेगेटिव आयन नेगेटिव होती है, और वो नेगेटिव होती है किसकी वजह से? हाइड्रोक्सिल आयन के कारण। तो स्टूडेंट्स, यहां जो सॉइल सॉल्यूशन है और जो इनसाइड सेल का जो एटमॉस्फेयर है, इन दोनों में जब आयन एक्सचेंज होंगे तो ये आयन एक्सचेंज इस प्रकार से हो सकते हैं। पोटेशियम आयन अंदर जा सकते हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएंगे। जरूरी नहीं है सब कुछ चेंज हो, तो यहां पर समान आयन के द्वारा ही एक्सचेंज हो सकता है। इस चीज को यहां जौ के अंदर समझाया गया। जौ की रूट की काट ली और इसको यहां रेडियो एक्टिव पोटेशियम के जरिए समझाया। जौ की रूट की काट ली, उसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहां पर रेडियोधर्मी पोटेशियम आयन प्रेजेंट थे। तो ये रेडियोधर्मी जो पोटेशियम आयन थे, ये जो नॉर्मल पोटेशियम आयन है या तो उनसे एक्सचेंज करते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन से एक्सचेंज करते हैं। समान आयन से ही एक्सचेंज कर रहा है। ऐसे ही जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन थे, या तो ये आपस में एक्सचेंज करते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर विद्युत आवेश का समन्वय नहीं होता, मतलब कि जो विद्युत आवेश इनके ऊपर चेंज है वो प्रेजेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन के साथ में एक्सचेंज कर जाए और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन के साथ में एक्सचेंज कर जाए। तो यहाँ पर समान आयन को ही प्रतिस्थापित करता है। तो इस आयन विनिमय सिद्धांत को समझाने के लिए यहाँ दो और सिद्धांत दिए गए थे इसी के अंदर, जिनके जरिए इस आयन विनिमय सिद्धांत को समझाया था। जिसमें फर्स्ट था संपर्क विनिमय सिद्धांत और दूसरा था कार्बोनिक अम्ल सिद्धांत। यहां जो फर्स्ट था वो था संपर्क विनिमय सिद्धांत, और जो सेकंड था वो था कार्बोनिक अम्ल सिद्धांत। तो यहां पर जो आयंस का हमने अभी एक्सचेंज देखा था
वो एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, क्या उनकी प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट देखते हैं हम आयन विनिमय सिद्धांत। यहां जो आयन विनिमय सिद्धांत है, इस आयन विनिमय सिद्धांत के अनुसार जो मिसैली होती है मृदा के अंदर, जरूरी नहीं है कि सारे जो आयंस हैं या एटम्स हैं वो कैसे हों, सॉल्यूशन में उपस्थित हों, ऐसा जरूरी नहीं है। जो मिसेल होता है, जो मिसैली होती है, ये होती है नेगेटिव होने की वजह से जो पॉजिटिव आयंस हैं ये इनकी अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि यहां पर वैद्युत बल उपस्थित होंगे और ये जो वैद्युत बल हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर लाते हैं। मान लिया ये मिसैली है, इस मिसैली में ये नेगेटिव है, यहां आकर के पॉजिटिव आयंस आकर के इससे चिपक जाएंगे। तो ये मिसैली पॉजिटिव आयंस को अधिशोषित कर लेगी। ये पॉजिटिव आयंस जब मिसैली पर अधिशोषित हो जाएंगे तो ही ये स्थिर नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहते। इनमें क्या होता है, दोलन। यहां इनके अंदर दोलन होगा, दोलन मतलब कंपन, अपनी ही जगह पर ऐसे ऐसे हिलेंगे, इनके अंदर कंपन होगा। जब कंपन होगा तो यहां पर इस दोलन के साथ में अतिव्यापन होता है। देखिए कैसे, मान लिया ये रूट है, यहां मिसैली प्रेजेंट है, इस मिसैली से यहां कोई पॉजिटिव आयन, मान लिया पोटेशियम आयन है, ये यहां अधिशोषित हो गया। इधर यहां जड़ के पास में दूसरा कोई सोडियम आयन या हाइड्रोजन आयन, एनीवन जो भी है, वो यहां पर उपस्थित है। तो इसके अंदर क्या होंगे, अतिव्यापन। ये ऐसे दोलन करेगा तो इधर से ये भी दोलन करता है और यहां अतिव्यापन हो जाता है। जो ये अतिव्यापित क्षेत्र है, इस अतिव्यापित क्षेत्र में हो जाएगा एक्सचेंज। किसका, आयंस का। ये पोटेशियम आयन तो चला जाएगा इधर और जो हाइड्रोजन या सोडियम आयंस था वो आ जाएगा इधर। इनमें दोलन हुए, अतिव्यापन क्षेत्र बना, पोटेशियम आयन अतिव्यापित क्षेत्र से इधर मूव कर गया और हाइड्रोजन या सोडियम आयन जो भी था वो इधर मूव कर गया। अब ये कहां प्रेजेंट है, रूट के पास में। इधर इसमें कंपन हो रहा है तो इधर भी होगा। जैसे ही मृदा के कांटेक्ट में आएगा, रूट के कांटेक्ट में आएगा तो पोटेशियम आयन कहां चला जाएगा, अंदर की ओर चला जाता है। तो यहाँ संपर्क विनिमय सिद्धांत ये समझाता है कि मिसैली जब पॉजिटिव आयंस को अवशोषित कर लेती है तो इनमें दोलन होते हैं। दोलन से ये दूसरे आयंस पर जो समान आयन है उन पर रिमूव कर जाएंगे, वहां चले जाएंगे और वहां से वो जैसे ही रूट के टच में आएंगे तो वो रूट के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव आयंस का अतिव्यापन होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ में और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ में अतिव्यापन होता है। नेक्स्ट था आपका कार्बोनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।